Hi everyone, welcome back to my channel Legal Mantra by Anu. Due to some unavoidable reasons, I was not able to upload the videos for few days. Now I am back with the further videos. Now let's start with section 3. सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 हम प्रीवियस वीडियोस में कंप्लीट कर चुके थे. अगर आपने विजिट नहीं किया तो आप लीगल मंत्रा बाय अनु सर्च कर सकते हैं, वहां पर सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है. ओके, let's start with section 3, that is general explanations. First clause क्या कहता है? Throughout this Sanhita, every definition of an offense, every penal provision, and every illustration of every such definition or penal provision shall be understood subject to the exceptions contained in the chapter General Exceptions. Now, those exceptions are not repeated in such definition, penal provision, or illustration. सिंपल मीनिंग जो है इसका क्या है कि जब भी आप ऑफेंस के बारे में पढ़ रहे हो, कि ऑफेंस के पिनल प्रोविजन के बारे में पढ़ रहे हो, तो वो हमेशा सब्जेक्ट टू जनरल एक्सेप्शंस होगा. कहने का क्या मतलब हुआ? अगर वो जनरल एक्सेप्शंस में फॉल कर रहा है तब वो ऑफेंस कंसीडर नहीं. इलस्ट्रेशन के थ्रू समझते हैं. द सेक्शंस इन दिस संहिता which contain definitions of offenses do not express that a child under 7 years of age cannot commit such offenses. कहीं पर भी ये नहीं दिया हुआ कि एक बच्चा जो 7 साल से कम का है वो ऑफेंस कमिट नहीं कर सकता. बट द डेफिनेशन, लेकिन जो डेफिनेशन दी हुई है, आर टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू द जनरल एक्सेप्शन विच प्रोवाइड नथिंग शैल बी एन ऑफेंस which is done by a child under 7 years of age. कहने का क्या मतलब हुआ? अगर 7 साल से कम के बच्चे ने कोई भी ऐसा एक्ट किया है जो अगर कोई अडल्ट करता, ठीक है, या जो जनरल एक्सेप्शंस में फॉल नहीं कर रहा वो पर्सन करता, तो वो जो है ऑफेंस के लिए लायबल होता. ठीक है, कहने का क्या मतलब हुआ कि जो ऑफेंस, कोई भी ऑफेंस है जो 7 साल से कम एज के बच्चे ने किया है तो वो ऑफेंस नहीं कहलाता. वो जो है उसमें कोई भी जो है पिनल प्रोविजन नहीं है, ना ही वो किसी सेक्शन के अंदर लाइबल होगा किसी सजा के लिए. इसी तरह से इलस्ट्रेशन बी कहती है, अ पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट, एक पुलिस ऑफिसर है वो बिना किसी वारंट के एप्रीहेंड करता है जेट को जिसने मर्डर किया है, हु हैज कमिटेड द मर्डर. हियर ए इज नॉट गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट. अगर पुलिस ऑफिसर ना हो और किसी पर्सन को, जेट को वो जो है कन्फाइन कर रहा है, ठीक है, उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, तो वो क्या किसके लिए लायबल होगा? रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए. बट यहाँ पर किसकी बात हो रही है? पुलिस ऑफिसर की. पुलिस ऑफिसर किसमें फॉल कर रहे हैं? जनरल एक्सेप्शंस में. For he was bound by law to apprehend Jet, and therefore the case falls within general exception which provides that nothing is an offense which is done by a person who is bound by law to do it. जो पर्सन बाय लॉ बाउंड है और वो एक्ट अगर करता है और वो एक्ट अगर ऑफेंस की जो कैटेगरीज है उसमें फॉल करता है, इवन देन वो पर्सन लायबल नहीं होगा क्योंकि वो जनरल एक्सेप्शन में फॉल कर रहा है. सिंपल मीनिंग क्या है इस चीज का कि अगर कोई भी एक्ट होता है, कोई भी ऑफेंस होता है, तो ये देखा जाएगा कि जो पर्सन ये ऑफेंस कर रहा है क्या वो जनरल एक्सेप्शन में फॉल कर रहा है या नहीं कर रहा. अगर वो फॉल नहीं कर रहा तो वो उस ऑफेंस के अंडर और पनिशमेंट के लिए लायबल होगा. लेकिन अगर वो फॉल कर रहा है तो उसे कोई सजा नहीं मिलेगी क्योंकि जनरल एक्सेप्शन जो चैप्टर 3 है वो इस चीज को जो है स्पेसिफिकली एक्सक्लूड करता है. अगर हम देखें आईपीसी में ये होता था हमारा सेक्शन 6 जो हमने अभी पढ़ा है सेक्शन 3 का क्लोज 5. अब आ जाता है हमारा सेक्शन 3 का क्लोज 2. एवरी एक्सप्रेशन विच इज एक्सप्लेन्ड इन एनी पार्ट ऑफ दिस संहिता is used in every part of this संहिता in conformity with the explanation. एक्सप्लेनेशन अगर किसी की दी हुई है तो एक्सप्लेनेशन के कॉन्टेक्स्ट में भी उसको पढ़ना होगा. ठीक है, और ये हमारा सेक्शन 7 होता था आईपीसी का. ये एज सच इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इस क्लोज को स्किप कर सकते हैं. उसके बाद आ जाता है हमारा सेक्शन 3 का सब क्लोज 3. ये जो हमारा सेक्शन 27 होता था आईपीसी का वो अब बन चुका है सेक्शन 3 का क्लोज 3.
क्या बात करता है? व्हेन प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी है, इज इन पोजेशन ऑफ ए पर्सन, स्पाउज, क्लर्क और सर्वेंट, जब वो किसी पर्सन के स्पाउज के पास है, या उसका कोई क्लर्क है उसके पास है, या सर्वेंट के पास है, ऑन अकाउंट ऑफ दैट पर्सन, ऑन अकाउंट ऑफ दैट पर्सन, ये आपको याद रखना मैंडेटरी है कि ऑन अकाउंट ऑफ दैट पर्सन, क्या मतलब हुआ इसका? कि उस पर्सन ने कहीं ना कहीं उसको एंट्रस्ट किया है, कहीं ना कहीं उसको अपने बिहाफ पे प्रॉपर्टी हैंड ओवर की है। इट इज इन दैट पर्सन पोजेशन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस संहिता, तो क्या माना जाएगा कि ये उस पर्सन के पोजेशन में ही है प्रॉपर्टी, अगर वो किसके पास है? स्पाउज के पास है, क्लर्क के पास है, या सर्वेंट के पास है। अब क्या कहती है एक्सप्लेनेशन, जैसे हमने जो सेक्शन 3 का क्लॉज 2 पढ़ा था, जो सेक्शन 7 होता था आईपीसी का, उसमें क्या कहा हुआ है कि भाई एक्सप्लेनेशन के साथ हर एक प्रोविजन आपको पढ़ना है, अगर उसमें एक्सप्लेनेशन दी हुई है। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन क्या कहती है? ए पर्सन हु इज एम्प्लॉयड टेम्परेरली, टेम्परेरली मतलब शॉर्ट टर्म के लिए, और ऑन ए पर्टिकुलर ओकेजन, या फिर वो किसी एक पर्टिकुलर ओकेजन के लिए ही अपॉइंट किया है, किस कैपेसिटी में? या तो क्लर्क की कैपेसिटी में, या फिर सर्वेंट की कैपेसिटी में, तो वो क्या माना जाएगा? क्लर्क और सर्वेंट माना जाएगा इस सेक्शन के अंतर्गत। क्लियर? ये हमारा होता था सेक्शन 27 ऑफ आईपीसी, पहले आईपीसी का सेक्शन 27 होता था। ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्लॉज बनता है, ठीक है, इसको अच्छे से याद कीजिएगा। जब हम थेफ्ट की इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये जो ऑन अकाउंट ऑफ दैट पर्सन है ना, वो समझ में आएगा। वहां पर जो है एक लेडी है, वो अपने लवर को जो है वॉच दे देती है, ठीक है, जो उसके हस्बैंड की थी, लेकिन वहां पर वो जो पर्सन है जो वॉच लेता है वो थेफ्ट के लिए लाइबल हुआ था, क्योंकि यहाँ पर ऑन अकाउंट ऑफ दैट पर्सन बहुत मैटर करता है। ये लाइन आपको याद रखनी है कि उस पर्सन ने उसको एंट्रस्ट किया है, ठीक है, तब वो क्या कहलाएगा कि पोजेशन, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो उसी के पोजेशन में है। नाउ क्लोज 4, in every part of this Sahita, except where a contrary intention appears from the context, words which refer to acts done extend also to illegal omission। कहने का क्या मतलब है? जो मैंने आपको स्टार्टिंग में डेफिनेशन सेक्शन में भी समझाया था कि जो एक्ट है उनमें इलीगल ओमिशंस जो है वो इंक्लूड होते हैं। जो हमारा सेक्शन 32 होता था आईपीसी का, वो अब हमारा सेक्शन 3 का क्लोज 4 बन चुका है। नाउ जो सेक्शन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्लोज, जो हमारा पहले होता था सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी, कॉमन इंटेंशन। ठीक है, कॉमन इंटेंशन का क्या मतलब होता है? सिंपल मीनिंग में मीटिंग ऑफ माइंड्स, यानी इंटेंशन सेम है, यानी कि उनकी मीटिंग ऑफ माइंड्स हुए हैं, उन्होंने एक दूसरे से डिस्कस किया है, वो उस चीज का पार्ट बने हैं, तब वो कॉमन इंटेंशन के अंडर लायबल होते हैं। क्लॉज 5 क्या बात करता है? व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट, कोई भी क्रिमिनल एक्ट है, इज डन बाय सेवरल पर्संस, काफी सारे लोगों ने मिलकर उस एक्ट को किया है, इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, वहां पर क्या है? मीटिंग ऑफ माइंड्स हुई है। मान लो वो मतलब एक वो बनाते हैं कि हाँ हम जो है एक घर में जाके चोरी करेंगे, यानी वहां पर उन्होंने मीटिंग ऑफ माइंड्स कर लिया है, ठीक है। ईच ऑफ सच पर्सन इज लाइबल फॉर दैट एक्ट इन द सेम मैनर एज इफ इट वर डन बाय हिम अलोन, तो हर एक पर्सन जो उस जो हमारी वो कॉन्स्पिरेसी थी, यानी जहां पर उन्होंने कॉमन इंटेंशन को फ्रेम किया, उसमें जो जो भी शामिल थे वो सारे जो है लाइबल होंगे। जैसे कि वो अगर मतलब एक्ट जो है अकेले पर्सन ने किया है वो लाइबल होगा, वैसे ही सारा जो उनका ग्रुप है, चाहे वो कितने ही पर्सन हो, ठीक है, सेवरल पर्सन है इसमें, सारे जो है वो लाइबल होंगे एज इफ इट वर डन बाय हिम अलोन, कि जैसे उस एक पर्सन ने वो एक्ट किया हो। मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। इस पे एक केस लो है, वीरेंद्र कुमार घोष वैश्य जैम्पर। इसमें क्या था कि जैसे एक पर्सन मतलब वो ऐसे चोरी करने गए थे, ठीक है। अब क्या हुआ कि उन्होंने मीटिंग ऑफ माइंड्स किया। अब एक पर्सन जो है वो दरवाजे पे खड़ा था, बाकी जो है वो गन लेके अंदर चले गए। अब अगर मतलब उन्होंने वहां पर शूट कर दिया, वहां पे मर्डर कर दिया किसी पर्सन का, तो वो जो बाहर खड़ा है वो ये कह दे कि जी मैंने तो कोई एक्ट किया ही नहीं, क्योंकि मैं तो गेट के बाहर खड़ा था। लेकिन यहाँ पर क्या थी? उनकी कॉमन इंटेंशन तो थी, मीटिंग ऑफ माइंड्स में तो वो शामिल था, उसके भी
उसकी भी दूसरे पर्सन के साथ कॉमन इंटेंशन तो थी, इसलिए वो भी किसके अंडर लाइबल होगा, कॉमन इंटेंशन के सेक्शन के अंडर, सेक्शन 3 का जो हमारा क्लोज 5 है उसके अंडर, और पहले जो हमारा सेक्शन 34 आईपीसी होता था वहां। क्लियर है? कॉमन इंटेंशन का सिंपल मीनिंग आपको याद रखना है कि मीटिंग ऑफ माइंड्स होता है। कॉमन इंटेंशन पे जो है महबूब शाह वर्सेस एम्परर केस है, वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर केस है, ये आपके लैंडमार्क केसेज है। मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बनता है, आपको प्रपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन भी इसमें आ सकता है। सिंपल भी पूछ सकते हैं कि कॉमन इंटेंशन, व्हाट इज कॉमन इंटेंशन, प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमन इंटेंशन या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन इंटेंशन। तो आपसे जो है इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। इसमें आपको जो है दोनों क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से याद करना। उसके बाद आता है हमारा सेक्शन 3 का क्लोज 6, दैट इज वेन एवर एन एक्ट विच इज क्रिमिनल बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विद द क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन, या तो क्रिमिनल नॉलेज है या फिर उनकी इंटेंशन है, इज डन बाय सेवरल पर्सन, काफी सारे लोग करते हैं, ईच ऑफ सच पर्सन हु जॉइंस इन द एक्ट विद सच नॉलेज और इंटेंशन, उस पर्सन को भी पता है। ठीक है, अभी हमने जो हमने प्रपोजिशन की थी उसमें क्या था कि उसको पता था कि हाँ भाई बैंक में रॉबरी करने जा रहे हैं, ठीक है, तो गन लेके जा रहे हैं, अब उसको पता है ना कि वहां मर्डर भी कर सकते हैं वो, तो वहां पर क्या है, वो कॉमन इंटेंशन के लिए लाइबल होगा। तो सच नॉलेज और इंटेंशन is liable for the act in same manner as if it were done by him alone with that knowledge or intention। कहने का क्या मतलब है कि एक पर्सन को जितनी नॉलेज थी, जितनी नॉलेज और इंटेंशन के साथ वो उसमें शामिल हुआ है, उस नॉलेज और इंटेंशन के लिए वो पर्सन क्या होगा, लाइबल होगा। ठीक है, अब आ जाता है हमारा सेक्शन 35 ऑफ आईपीसी होता था, अब ये सेक्शन 3 का क्लोज 6 बन चुका है। नेक्स्ट इज सेक्शन 3 क्लोज 7, whether the causing of a certain effect or an attempt to cause that effect by an act or an omission is an offense, it is to be understood that the causing of that effect partly by an act and partly by an omission is the same offense। कि कोई पर्सन है, कुछ तो वो एक्ट कर देता है, कुछ वो जो है इलीगल ओमिशन, कुछ तो वो एक्ट कर देता है, कुछ जो है वो इलीगल ओमिशन करता है, तो क्या होगा कि वो जो है इज द सेम ऑफेंस। ठीक है, क्या मतलब हुआ, wherever causing of certain effect, attempt to cause that effect by an act or by an omission is an offense। ठीक है, चाहे वो एक्ट करके कर रहा है, चाहे वो ओमिशन करके कर रहा है, चाहे वो पार्टली एक्ट कर रहा है, पार्टली उसने ओमिट कर दिया, तब भी वो जो है सेम ऑफेंस के लिए लाइबल होगा। इलस्ट्रेशन देखो, ए इंटेंशनली कॉजेज जेड्स डेथ पार्टली बाय इलीगली ओमिटिंग टू गिव जेड फूड। पार्टली तो वो क्या करता है, पार्शली तो कि वो जेड को खाना नहीं देता, इसलिए उसने क्या किया, ओमिशन किया। पार्टली बाय बीटिंग जेड, और थोड़ा सा उसको मतलब वो अच्छे से मार भी देता है, ठीक है, तो इससे वो पर्सन मर जाता है। तो ए ने क्या किया है, ए ने मर्डर कमिट किया है। पार्टली बाय इलीगल ओमिशन, उसको फूड नहीं दिया, पार्टली बाय एक्ट यानी कि उसको पीट पीट के उसने उसको मार दिया। ये हमारा सेक्शन 36 होता था आईपीसी का। ठीक है, अब आ जाता है सेक्शन 3 का क्लोज 8, When an offense is committed by means of several acts, काफी सारे एक्ट से जब कोई एक्ट होता है, whoever intentionally cooperates, ठीक है, is the commission of that offense by doing any one of those acts, चाहे वो सिंगल कर रहा है चाहे वो जॉइंटली कर रहा है, वो पर्सन जो है उसके लिए लाइबल होगा ऑफेंस के लिए, इंटेंशनली जो कोऑपरेट कर रहा है। इंटेंशनली कोऑपरेशन का क्या मतलब है, दो जेलर हैं, ठीक है, उनकी जो है एक की ड्यूटी दिन में लगती है, एक की ड्यूटी नाइट में लगती है, तो उन्होंने आपस में सलाह बना ली कि इसको जो है जेड है उसको फूड नहीं देना है ताकि वो स्टार्विंग टू डेथ हो जाए, ठीक है, कि वो मर जाए। तो ए जो है वो दिन में इलीगली ओमिट करता है, और जो बी है वो रात को इलीगली ओमिट करता है, उसको फूड नहीं देता है, जिस वजह से वो क्या हो जाता है, वो भूखा होके उसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि दोनों ही ए और बी दोनों ही जो है मर्डर के लिए लायबल होंगे। क्लियर? अब आ जाती है इलस्ट्रेशन। A and B agree to murder Jed by severely and different times giving him small doses of poison। A और B एग्री करते हैं कि भाई हम जेड को मारेंगे थोड़ा थोड़ा पॉइजन देके। A and B administer the poison according to the agreement with intent to murder Jed। A और B मिलके उसको जो है थोड़ा थोड़ा पॉइजन दे देते हैं।
जेड डाइज फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ सेवरल डोजेज ऑफ पॉइजन। जेड जो है वो मर जाता है। सो एडमिनिस्टर्ड टू हिम। ए एंड बी इंटेंशनली कोऑपरेट इन द कमीशन ऑफ मर्डर एंड एज ईच ऑफ देम डज एन एक्ट बाय विच डेथ इज कॉज्ड, दे आर बोथ गिल्टी ऑफ ऑफेंस दाउ देयर एक्ट्स आर सेपरेट। उनके एक्ट्स तो सेपरेट सेपरेट है, उन्होंने अलग अलग टाइम पे वो दिया है पॉइजन, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया है, उनकी इंटेंशन थी, उनका कोऑपरेशन था, उन्होंने जो है उनकी कहीं ना कहीं मीटिंग ऑफ माइंड्स थी, तो करके जो है वो दोनों ही उसके लिए लाइबल होंगे। ए एंड बी आर जॉइंट ज्वेलर्स सच हैव द चार्ज ऑफ जेड ए प्रिजनर ऑल्टरनेटिवली फॉर 6 आवर्स एट ए टाइम। जो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल बताया था, 6 घंटे के लिए उनको जो है ए और बी जो थे वो जेलर थे जेड प्रिजनर के लिए। A and B intending to cause Z death knowingly cooperate in causing that effect by illegally omitting each during the time of his attendance to furnish Z with food। ठीक है, जैसे जिसकी भी टर्न आती थी वो उसको खाना नहीं देता था जेड को, जिसकी वजह से जो है जेड जो है एक्सपायर हो जाता है, मर जाता है, और इसलिए ए और बी को क्या किया जाता है, गिल्टी ठहराया जाता है मर्डर के लिए। A jailer has the charge of Z, a prisoner. A intending to cause Zed's death illegally omits to supply Z with food, in consequence of which Z is much reduced in strength. But the starvation is not sufficient to cause his death. अब क्या है, ए एक जेलर है, ठीक है, ये थोड़ी सी आपको डिफरेंट पता चलेगा कि जो इंटेंशनली कोऑपरेशन का क्या मतलब है। ए एक जेलर है, वो जो है एक प्रिजनर है जेड, उसका चार्ज उसको मिला हुआ है। अब ये क्या करता है, इंटेंशन तो है उसकी डेथ कोज करने की, इसलिए वो क्या करता है, उसको खाना नहीं देना बंद कर देता है, जिसकी वजह से जो है जेड जो है काफी ज्यादा मतलब स्ट्रेंथ उसकी जो है रिड्यूस हो जाती है, वो बहुत वीक हो जाता है। लेकिन जो ये स्टारवेशन है, इट इज नॉट सफिशियंट टू कोज हिज डेथ। लेकिन अभी भी ये एक सफिशियंट कारण नहीं है उसकी डेथ कोज करने के लिए, यानी कि वो जो है वैसे फिजिकली वीक हुआ था, लेकिन अभी पूरी तरह से उसका मतलब डेथ सिचुएशन उसकी नहीं आई थी। अब क्या होता है कि ए को जो है ऑफिस से डिसमिस कर दिया जाता है। अब आ जाता है बी, ठीक है, बी जेलर अपॉइंट हो जाता है उसका। बी विदाउट कोल्यूजन, ना उसका कोई उससे कोल्यूजन है, ना कोई उससे कोऑपरेशन है, इलीगली ओमिट्स टू सप्लाई जेड विद फूड। वो जेड को जो है फूड देना बंद कर देता है, और उसको इस चीज की नोइंग दैट ही इज लाइकली देयर बाय टू कॉज दैट जेड डेथ, कि वो जेड की डेथ इससे कॉज कर रहा है। अब क्या होता है, जेड डाइज ऑफ हंगर, जेड भूख से मर जाता है। यहाँ पर बी इज गिल्टी ऑफ मर्डर। बी जो है वो मर्डर के लिए गिल्टी होगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसने फूड देना बंद किया, उसकी इंटेंशन भी थी डेथ कॉज करने की, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है कि वो फूड ना लेने की वजह से वो जो है बिल्कुल ही मर जाता है। तो यहाँ पर क्या हेल्ड हुआ कि जो बी है उसका एक्ट तो साफ साफ दिख ही रहा है, इसलिए वो गिल्टी ऑफ मर्डर है। लेकिन ए है, ए ने उसके कोई इंटेंशनली कोऑपरेट उससे नहीं किया था, ठीक है, वो दोनों सेपरेट सेपरेट उनकी थिंकिंग थी, माइंडसेट था। तो ए ने जो है वो बी के साथ कोऑपरेट नहीं किया, इसलिए वो किसके लिए लायबल होगा, नॉट फॉर मर्डर बट फॉर अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर। ठीक है, अब आ जाता है हमारा सेक्शन 2 का क्लोज, सॉरी सेक्शन 3 का क्लोज 9। ये जो इससे पहले वाला हमने किया है क्लोज, ये सेक्शन 37 होता था पहले आईपीएससी का। अब आ गया हमारा सेक्शन 3 का क्लोज 9। Where several persons are engaged or concerned in commission of a criminal act, they may be guilty of different offenses। वो अलग अलग ऑफेंस के लिए भी लाइबल हो सकते हैं, जब जो है सेवरल पर्सन्स, जब काफी सारे लोग जो है एक एक्ट के एक ऑफेंस को कमिट करने में जो है रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन फिर भी वो अलग अलग ऑफेंसेस के लिए लाइबल हो सकते हैं। ये आपको इलस्ट्रेशन पढ़ के समझ में आता है। A attacks Z under such circumstances of grave provocation, grave and sudden provocation, जहां पर हम कहते हैं culpable homicide not amounting to murder। वो culpable homicide तो होता है लेकिन not amounting to murder होता है, ठीक है। तो वहां पर A जो है वो Z पे अटैक करता है, किस के अंडर, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के अंदर, दैट हिज किलिंग ऑफ जेड वुड बी ओनली कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। बी जो है उसकी इल विल है, उसकी जो है उसके लिए रिवेंज की भावना है टुवार्ड्स जेड, जेड के प्रति, इंटेंडिंग टू किल हिम, और वो चाहता है कि वो मर जाए। नॉट हैविंग बीन सब्जेक्ट टू प्रोवोकेशन, वो प्रोवोकेशन नहीं थी, उसको कोई प्रोवोक नहीं हुआ था, वो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन उसकी नहीं थी। वो क्या करता है, ए को असिस्ट करता है, उसकी सहायता करता है कि वो जेड को मार दे। यहां पर क्या होता है कि ए एंड बी दोनों ने क्या किया है, बोथ इंगेज्ड है
उस डेथ को कोज करने में, दोनों की ही इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन बी किसके लिए गिल्टी होएगा? मर्डर के लिए, क्योंकि बी की कहा क्या है, सिंपल जो है डायरेक्ट उसकी इंटेंशन है, ठीक है। लेकिन ए जो है वो किसके लिए गिल्टी होगा? कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ये होता था हमारा पहले सेक्शन 38 ऑफ आईपीसी, यानी कि एक एक्ट हुआ है, एक ऑफेंस हुआ है, ठीक है, और उसमें एक से ज्यादा पर्सन इन्वॉल्व है, लेकिन फिर भी वो अलग अलग एक्ट के लिए अलग अलग ऑफेंसेस के अंडर वो लाइबल हो सकते हैं। ये हमारा बताता है सेक्शन 3 का क्लोज 9। आई होप today's lecture is clear. Tomorrow or in next video we will come with section 4, that is punishments. Okay, thank you so much. अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आप टेलीग्राम पे जाके लीगल मंत्रा बाय अनु सर्च कर सकते हैं, या फिर मैंने आपके डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं आपका इसको जो है लिंक शेयर किया है, वहां पर भी आप जो है जाके ओपन कर सकते हैं लिंक को। और अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं, मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं, थोड़ा मतलब आपको इंस्पायरिंग लगते हैं, तो आप प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।